अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। मेरे साथ है सीनियर सहाफ़ी जनाब अनंत बगैतकर साहब। आप प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के साबिक़ सदर हैं और पार्लियामेंट को पिछले 30 सालों से आप कवर करते हुए आ रहे हैं। पार्लियामेंट में इस वक्त बहुत ज़्यादा हंगामा हो रहा है, अपोजिशन पार्टियों में बिखराव है, सहाफ़ियों को पार्लियामेंट में जाना बिल्कुल एक तरह से महदूद कर दिया गया है। ज़्यादातर सहाफ़ियों की एंट्री बंद है पार्लियामेंट में। इसके अलावा 12 से ज्यादा सांसदों को पार्लियामेंट के इस सेशन से सस्पेंड कर दिया गया है। उन्हें राज्यसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेने से रोक दिया गया है। पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, किस तरह अपोजिशन पार्टियों की राजनीति अब बनती है, क्या कुछ होता है, किस तरह बिल पास किया जाता है। और जैसे अभी हमने देखा कि जब किसानों के कानून को रद्द करने का मामला आया तो सिर्फ 4 मिनट के अंदर अंदर ही वो बिल टेबल पर रखा गया, रिपील भी हो गया और किसी को पता भी नहीं चला। संसद टीवी का कैमरा भी ज्यादातर अपोजिशन की जानिब नहीं घूमता। इन सारे इश्यूज पर बातचीत करेंगे अनंत बगैतकर साहब से, क्योंकि आप पार्लियामेंट के हर उमूर से अच्छी तरह वाकिफ है। बगैतकर साहब, मिलर टाइम्स में खुश आमदीद, खैर मकदम। नमस्कार। आप आदाब। 30 सालों से संसद को कवर करते हुए आ रहे हैं, वहां रहते हैं आप एक तरह से। ये मुझे बताइए कि पार्लियामेंट में सहाफियों को इस वक्त जाना क्यों रोक दिया गया, रीजन क्या है? ऐसा है कि पिछले साल जैसे आपको आपको मालूम है कि कोरोना के कारण काफ़ी पाबंदियां थी। और उस दौरान जो सहाफ़ी थे, जो हम पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने गवर्नमेंट के साथ पूरी तरह से कोऑपरेशन किया था कि ठीक है, कोरोना है तो आ, क्योंकि उस वक्त पार्लियामेंट में जो दोनों हाउसेस मिलते थे, तो उनमें भी जो बैठने की अरेंजमेंट थी वो सेंट्रल हॉल, फिर राज्यसभा के कुछ लोग लोकसभा में, या लोकसभा के सदस्य राज्यसभा के हाउस में। और इस तरह से काफी दिक्कतें झेलनी पड़ी थी संसद को भी। तो उस वक्त उस दौरान जर्नलिस्टों ने, पत्रकारों ने काफी गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेशन किया था। लेकिन इशू अब ये बन रहा है क्योंकि अब तो आपको सब लोग जानते हैं कि अब पाबंदियां तो पूरी तरह से हट गई है। आपने मॉल्स खोल दिए, सिनेमा हॉल्स खोल दिए, मेट्रो खोल दिया, डीटीसी की बसें खोल खोल दी है, ट्रेनें फुल फुल कैपेसिटी में चलाने की आपने इजाज़त दी है, फ्लाइट्स में आपने 100% कैपेसिटी चलाने की इजाज़त दी है। अब ये होने के बाद इंडिया में सिर्फ पार्लियामेंट ऐसी जगह रह गई है कि जहां सिटिंग अरेंजमेंट भी अब पहले से नॉर्मल हो गई है। जो एमपीज हैं, थोड़ी सी कुछ एमपीज दोनों को संसद भी अलग अलग है, राज्यसभा अलग है, लोकसभा अलग है, एक हाँ, साथ दोनों की कार्रवाई चल रही है अब। दोनों। तो इसमें सिर्फ सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ, मैं 3 बार कह रहा हूं, सिर्फ जो हम जर्नलिस्ट हैं, जो मीडिया कम्युनिटी फ्रेटर्निटी है, उनको एक तरह से पाबंदी इस तरह से लगाई है, एक डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी की तरह। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे जो कलीग्स जिनको रोटेशन में चांस मिल रहा है हम उनके खिलाफ है, बिल्कुल नहीं। उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है 2 दिन की, तो वो भी हमारे लिए अच्छी है। लेकिन पार्लियामेंट एक कंटिन्यूएशन होता है, एक प्रोसेस होती है। उसको आप टुकड़ों में, आपको सिर्फ एक दिन ही आके पार्लियामेंट कवर करने को मिलेगा, इस तरह से पार्लियामेंट कवर नहीं होता। पार्लियामेंट एक प्रोसेस होती है, पार्लियामेंट्री प्रोसेस होती है। उसको कवर करने के लिए आपको वहां जाके बैठना पड़ता है। और पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के इर्द गिर्द उस दौरान जो जो घटनाएं घटती है उसको कवर करना, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। लेकिन आपने हमारा अंदर जाने का पूरा ये प्रवेश ही बंद कर दिया है। अभी किस तरह की और परमिशन दी हुई है जाने की वहां? जी, अभी जो परमिशन है कुछ सहाफियों को जाने की या कुछ मीडिया हाउसेस को, तो किस बुनियाद पर, किस तरह? ऐसा है कि उन्होंने ये किया है कि जो ऑफिशियल मीडिया है, या जैसे कि एजेंसीज हैं, जैसे पीटीआई, यूएनआई, एएनआई, और फिर जो गवर्नमेंट मीडिया है गवर्नमेंट के। जैसे हाँ, दूरदर्शन, आकाशवाणी, इस तरह के। तो ऐसे जो, और जो मेन लाइन यहाँ के जो पेपर्स हैं, तो उनके लिए उन्होंने ऐसे 8 एजेंसीज उन्होंने तय की है कि दे हैव गॉट ए फिक्स कोटा, दो दो के, कि भाई उनके दो दो लोग रोज आके, उनके लिए रोज है। जो बचे अच्छा, ऐसी सिर्फ 30 या 32 ही सीटें बचती है, क्योंकि डिस्टेंसिंग और ये सारे प्रोटोकॉल आप फॉलो कर रहे हो। तो उसमें सिर्फ
और जो है जो बचे हुए सीट है वो 17, 18, 19 ऐसे हैं। अब उसमें ये करते हैं कि रोटेशन, ये लॉटरी सिस्टम से। अब मेरे पेपर को लॉटरी सिस्टम में 2 दिन ही मिले हैं, 3 और 6 दिसंबर। हमको 2 दिन ही लोकसभा कवर करने के लिए मिले हैं। पूरे 17 दिन के जो वर्किंग डेज हैं डेज है। पार्लियामेंट के, उसमें हमको सिर्फ 2 दिन लोकसभा और 2 दिन राज्यसभा। तो इस तरह से होता नहीं है। अच्छा, उसमें और भी एक चीज है कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन को, हर ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ एक ही जो उनका नुमाइंदा है उसको नॉमिनेट करना है। यानी मेरा एक ही करस्पॉन्डेंट जा सकता है। मैं परमानेंट पास, मैं तो 35 साल से मैं पार्लियामेंट कवर कर रहा हूँ, मुझे इजाजत नहीं है। और ठीक है, मेरे कलीग जो लोकसभा एक करता है, एक राज्यसभा करता है, उनके लिए तो सुविधा मैंने कि भाई आप जाइए और कवर करिए, लेकिन मैं ऑफिस में बैठ के देखता हूँ। तो इसलिए ये जो एक तरह से सिलेक्टिव एक अप्रोच है और एक डिस्क्रिमिनेटरी है। अब आप सेंट्रल हॉल में आपने जर्नलिस्टों की एंट्री बंद कर दी, क्यों कर दी, काय के लिए? सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रपति आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, सब लोग आते हैं, और सिर्फ सेंट्रल हॉल जर्नलिस्टों के लिए बंद क्यों है? यह हमारा सवाल है। और हम क्या वहां जाके कुछ मजे मार रहे हैं? ऐसा भी कुछ नहीं। ये दिस इज नथिंग बट एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन। ये लड़ाई हमने पहले भी लड़ी है कि जब सेंट्रल हॉल में एंट्री के लिए एक पीरियड होता है कि 10 साल जिन्होंने परमानेंट पास पे काम किया है उनको सेंट्रल हॉल की एंट्री मिलती है, उनकी सीनियरिटी वगैरह देख के। लेकिन कुछ लोगों ने उसमें भी ये कर दिया कि नहीं, इसको 10 से 15 करिए, ये करिए। उसके खिलाफ भी पत्रकारों ने लड़ाई लड़ी है और कहा है कि नहीं, 10 साल जो है वही बरकरार रहना चाहिए, इसमें कोई बदलाव होना नहीं चाहिए। उस वक्त भी हमने लड़ाई की और वो सरकार ने ये भी मान लिया कि भाई ठीक है, जो है वही व्यवस्था चालू रहेगी। तो इसलिए वो व्यवस्था चलती रही। लेकिन अब तो पूरे लोगों को ही इन्होंने बाहर कर दिया है। तो यानी पूरा मकसद इन्फॉर्मेशन को बाहर जाने से रोकना है कि अंदर की बातें बाहर ना वही जाए। वही मैंने कहा एक ही शब्द में, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। बिल्कुल। सेंट्रल हॉल हो या पार्लियामेंट हो, दिस इज एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। हम जानना चाहते हैं कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। टीवी पे देख के आपको वो फील नहीं आता कवर करने में नहीं, अब कि चीजें वो भी आ गई है। संसद टीवी का जो अब अंदाज है, पहले जैसे हम देखते थे राज्यसभा या लोकसभा टीवी 4-5 साल पहले, तो अपोजिशन एहतजाज कर रहे थे, हंगामा करते थे, तो उसकी जानिब भी कैमरे को घुमाया जाता था, दिखता था जी, कि अपोजिशन का बिल्कुल। कोई लीडर बोल रहा है, कोई एहतजाज कर रहा है, कोई खड़ा है। अभी 2-3 साल से राज्यसभा लोकसभा टीवी था, खत्म करके संसद टीवी हो गया। तब इसमें जो बोल रहे होते हैं या सिर्फ स्पीकर को दिखाया जाता है, जो चेयर पे होता है उसके अलावा कुछ होता है, पता ही नहीं चलता है कि अपोजिशन के लोग कुछ नहीं, कर रहे वो हैं। वो सिर्फ आवाज सुनाई देती है। वो इंस्ट्रक्शंस ऐसी है कि अगर हंगामा हो रहा है या कुछ लोग चिल्ला चिल्ला के कुछ अपनी बात रखना चाह रहे हैं, तो कैमरा जो है वो उन लोगों के ऊपर नहीं रहेगा, खाली चेयर के तरफ ही रहेगा। और आपको बाकी कुछ न क्योंकि अब तो वो कुछ साउंड सिस्टम भी ऐसे बन गई है कि कोई अगर जोर से कुछ अगर कोई इशू उठाने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो आवाज भी आपके कानों तक नहीं नहीं आती। आती। तो इस तरह से अगर आपको इंफॉर्मेशन का जो एक्सेस है उसको इस तरह से आपको पाबंदी लगानी है, तो फिर पार्लियामेंट कवर करना ही मुश्किल हो रहा है। तो मतलब वो इसलिए मैंने संसद कहा टीवी के जरिए से भी उन्होंने पाबंदी लगा दी, और अब लोग कुछ जा रहे थे वो सच्चाई देख करके बाहर बताते, तो उसको भी उन्होंने एक तरह से रोक दिया है। और जो हाँ, तो एजेंसीज है उनका मामला लोगों को मालूम है। लेकिन ऐसा है कि पार्लियामेंट ये देश की सर्वोच्च पंचायत है, बिल्कुल। सुप्रीम बॉडी ऑफ डेमोक्रेसी है। और उस सर्वोच्च पंचायत जिसमें लोकसभा यानी लोगों, सीधे लोगों से चुनकर जो नुमाइंदे आते हैं, अगर वो नुमाइंदे जो कुछ कर रहे हैं सदन में, उसके बारे में लिखने का हमारा काम नहीं है। ये एक्चुअली मुझे मुझे ताज्जुब होता है कि जो हमारे एमपीज हैं, उनको कैसे ये नहीं लगता कि भाई मीडिया होनी चाहिए। मीडिया इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। हम उस डेमोक्रेसी का एक अंग है। हम एक उसका, जैसे शरीर में हाथ होता है, पैर होते हैं, वैसे ही हम इस
इसके एक अंग है, और उसको ही आप अलग काट के रखना चाह रहे हो, तो ये मुझे लगता है कि ये डेमोक्रेसी की बात नहीं हो रही है, फिर ये कुछ, इसको कुछ और कहना पड़ेगा। अच्छा आनंद जी, जब कोई कानून पास होता है या रिपील होता है तो अक्सर उस पर बहस होती है। अब जैसे कृषि कानून को सरकार ने रिपील किया, तो हमने देखा जो रिपोर्ट आई संसद टीवी पर भी पता नहीं चला, और खबर आई कि सिर्फ 4 मिनट में 12:06 पर टेबल पर उसको रखा गया और 10 मिनट पे वो 12:10 पर पास हो गया। इतना जल्दी कैसे हो गया? तरीका क्या होता है उमूमन किसी भी कानून को पास करने का, रिपील करने का? ऐसा है कि अब इसमें कितने तफसीलात में मैं जाऊं और कितना आपको बताऊं, ये तो थोड़ा मेरे लिए भी प्रश्न है। लेकिन ऐसा है कि साधारण रूप से एक एक पार्लियामेंट्री एक संकेत होता है, एक नॉर्म होता है कि भाई जब कोई इम्पोर्टेंट बिल है तो उसके ऊपर चर्चा होनी। देखिए, बिल जब आपका जो एजेंडा होता है उसमें क्या लिखा होता है, बिल टू बी इंट्रोड्यूस, यानी आप कोई एक फलाना बिल इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, बिल टू बी इंट्रोड्यूस्ड, एंड नेक्स्ट स्टेज इज कंसिडरेशन एंड पासिंग। ये तीन चीजें लिखी हुई होती है पार्लियामेंट के जो एजेंडा पेपर होता है, जो विषयों की सूची होती है पार्लियामेंट का, जो डेली जो होता है प्रोग्राम, तो उसमें ये लिखा होता है। आपने भी देखा होगा कि बिल जी, टू बी इंट्रोड्यूस एंड इंट्रोड्यूस। कंसिडरेशन एंड पासिंग। तो ये तीन स्टेजेस है हर बिल के, कि बिल पहले आप पार्लियामेंट के सामने रखें, और फिर उसकी जो एडमिशन होती है उसकी पहले एडमिसिबिलिटी, यानी पार्लियामेंट्री जो रूल्स है, अब पता नहीं मुझे कितना मैं आपको तफसील से बताऊं, कितना टाइम है, तफसील से लेकिन बताइए, पूरा टाइम है क्योंकि ये चीजें हैं, लोगों को नहीं समझनी नहीं, भी है, जब क्योंकि जब ऐसा ज्यादातर है कि पत्रकार जो हैं या आवाम है, उन्हें तरीके का पता नहीं कि पार्लियामेंट में, संसद में क्या होता है। अब करीब नहीं, से तो देखते बिल रहते हैं, तब बिल तफसील से जब बताइए। इंट्रोड्यूस होता है, बिल जब इंट्रोड्यूस किया जाता है कि मैं पेश कर रहा हूँ, ये फलाना बिल जो है वो एक, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये कृषि विधेयक है, तो मैं उसको पेश करने जा रहा हूँ लोकसभा के सामने। तो वो मंत्री जो है वो परमिशन लेता है कि मैं ये बिल पेश करना चाहता हूँ। हम्म, उस स्टेज पे भी कोई भी एमपी उठ के, यानी प्रायर नोटिस दे के, पहले नोटिस देना पड़ता है कि मुझे इस बिल की एडमिसिबिलिटी, एडमिसिबिलिटी का मतलब होता है कि ये बिल जो है उसको एडमिशन, यानी एक्सेप्ट आप किया जाए उसको या ना किया जाए। accept कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि उसका कॉम्पिटेंस, जो लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्पिटेंस होता है हर बिल का, और पार्लियामेंट भी उस बिल को पास कर सकती है या एक्सेप्ट कर सकती है कि नहीं, ये दोनों तरफ से आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। और अगर उसकी एडमिसिबिलिटी को आप चैलेंज करेंगे और सचमुच में आपके वो आर्गुमेंट में उतना दम है, तो पहले जमाने में ये भी हुआ होता था कि उस मंत्री को वो बिल इंट्रोड्यूस करने की भी परमिशन नहीं मिलती थी, और फिर उसको दोबारा उसकी एडमिसिबिलिटी और लीगल कॉम्पिटेंस वो सब देके वो बिल वापस लाना पड़ता था। लेकिन अब वो वैसा कुछ है ही नहीं। एक तो लोग उतना स्टडी करके आते नहीं है, तो इवन एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन, एट द स्टेज ऑफ इंट्रोडक्शन, यू कैन वेरी वेल क्वेश्चन द एडमिसिबिलिटी ऑफ दैट बिल। ये भी प्रावधान है नियमों में। ठीक है, वो छोड़ दीजिए, इंट्रोडक्शन हो गया बिल का। अब नेक्स्ट स्टेज पे आइए कि उसका होता है कंसिडरेशन एंड पासिंग। अब कंसिडरेशन यानी चर्चा। कंसिडरेशन का सीधा मतलब क्या है कि एक बिल आपने लाया है, भाई आप इसके विचार के लिए मैं सदन के सामने रख रहा हूं, इसके ऊपर जो पक्ष रखने हैं आपको, जो उसके पक्ष में बोलिए, विपक्ष में बोलिए, उसके बाद पासिंग, एक्चुअली वोटिंग के जरिए उसको पास करना। तो ये प्रोसेस होती है। अब आपने जो अभी उदाहरण दिया कि ये तीन कृषि कानून, जी। तीन कृषि कानून, जब लोग कहते हैं कि अरे उनको रद्द ही करना था, लेकिन पार्लियामेंट में ऐसे नहीं होता। पार्लियामेंट में जो कानून को आपको वापस लेना है उसके लिए भी उसका एक बिल तैयार करके लाना पड़ता है। हाँ, बात समझ में आई, उसका बिल जी। तैयार करके कि, एंड इट इज, वो बिल को कहते हैं रिपील, यानी उस कानून को रिपील करने वाला बिल।
और उसको मान्यता ली जाती है, मंजूरी ली जाती है हाउस की कि भाई ठीक है, गवर्नमेंट वापस लेना चाहती है ना, तो हम उसको मंजूरी देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, उस बिल की भी ये 3 स्टेजेस हैं, इंट्रोडक्शन, कंसिडरेशन एंड पासिंग। तो इस बिल में उन्होंने इंट्रोडक्शन, कंसिडरेशन, पासिंग जो है वो 2-3 मिनट में खत्म कर दिया। तो ऐसे नहीं होता ना, जब आप लाते हो बिल तो उसके ऊपर ठीक है, विपक्ष अगर बोलना, इनका कहना क्या है गवर्नमेंट का कि भाई रिपील ही तो करना था और आपकी डिमांड ही थी, किसानों की डिमांड थी। अरे ठीक है ना, लेकिन फिर भी अगर उस पर अगर हम अपना कुछ पक्ष रखना चाहते हैं तो उसमें मुझे इस सरकार के बारे में ये ताज्जुब होता है कि ये चर्चा से क्यों डरते हैं। अब पिछले सेशन में आपने देखा होगा कि पेगासस है, किसानों का आंदोलन है, इस पर आप पेट्रोल और डीजल की उस वक्त आपको याद होगा कि बहुत हाई रेट्स हो गए थे, उसके ऊपर अभी चर्चा भी है वो तो। चर्चा नहीं करनी है। चर्चा करने से सरकार क्यों पीछे हटती है, ये हमको समझ में नहीं आता। तो इसलिए पार्लियामेंट जो सर्वोच्च सदन माना जाता है, सुप्रीम बॉडी ऑफ द डेमोक्रेसी मानी जाती है, उसमें अगर चर्चा न हो तो फिर उस सदन का मतलब क्या है। तो फिर सरकार सब एग्जीक्यूटिव पावर्स अपने हाथ ही में ले ये और सर चर्चा, ये तो बात क्लियर है, चूंकि कई सेशन से बात साफ हो गई है कि सरकार नहीं चाहती है कि सदन में चर्चा हो। चर्चा से सरकार को डर क्या है? इनके पास मेजोरिटी है, इनका एजेंडा भी पूरा चलता है, मीडिया भी इनके साथ है, फिर उनको पार्लियामेंट में होने वाली बहस से डर क्यों है? क्यों नहीं चाहती कि चर्चा हो किसी मुद्दे पर? वो तो सबके लिए एक जैसे एक रहस्य बना हुआ है कि सरकार चर्चा से क्यों पीछे जाती है। अच्छा, चर्चा का भी इस यहाँ आपने जो अभी ये मुद्दा छेड़ा है, उसके बारे में भी एक हम ये कह सकते हैं कि अब जैसे चर्चा पार्लियामेंट में जब किसी चीज के ऊपर आपको चर्चा करनी है, किसी विषय के ऊपर, तो बहुत सारे नियम है। आप भी जानते हैं, आप तो पत्रकार है, पार्लियामेंट को भी आपने कवर किया होगा। अब पार्लियामेंट में चर्चा के लिए तरह तरह के नियम है, उसके अंदर आप चर्चा ले सकते हैं। जैसे 193 है जो ऑर्डिनरी शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होता है। डिस्कशन अंडर एक सेंसर मोशन होती है कि जिसमें सरकार के ऊपर आप कुछ निंदा सरकार की कर सकते हो बाय मोशन, या जब एक एडजर्नमेंट मोशन एक होती है, उसके तहत आप एक चर्चा कर सकते हैं कि उस एडजर्नमेंट मोशन का जो सब्जेक्ट होता है, वो कहते हैं उसको कि मैटर्स ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। वही उसी के ऊपर आपको नोटिस देके सदन को स्थगित करके तुरंत उस विषय पे चर्चा आप मांग सकते हो। ये नियम है। लेकिन पिछले 7 साल में, अब ये इसलिए क्योंकि मैं पिछले 35 साल से मैं कवर कर रहा हूँ पार्लियामेंट, पिछले 7 साल में एक भी एडजर्नमेंट मोशन के ऊपर उसके तहत चर्चा नहीं हुई है। अब इस सरकार, एडजर्नमेंट मोशन का मतलब क्या होता है? अच्छा, उसमें ये होता है कि चर्चा के लास्ट में, एंड में, अगर कोई सदस्य चाहता है कि मुझे उस पर डिवीजन चाहिए, यानी वोटिंग चाहिए, तो वो देने का, डिवीजन देने का भी उसमें प्रावधान है। बहुत सारे लोग नहीं मांगते, कुछ लोग मांगते हैं। लेकिन अब जिस सरकार के पास बहुमत है, वो सरकार को डिवीजन के लिए भी तैयार होना या एडजर्नमेंट मोशन के अंदर किसी महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करना, उसमें कोई इतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने देखा है पिछले 7 साल में एक एडजर्नमेंट मोशन गवर्नमेंट की तरफ, गवर्नमेंट या स्पीकर की तरफ से या राज्यसभा में मंजूर नहीं की गई। कोई भी सदस्य एडजर्नमेंट मोशन देता है जिसको कहते हैं मैटर्स ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, लोकहित के जो अत्यंतिक महत्व के विषय है, उसको एडजर्नमेंट मोशन के तहत उठाने की इजाजत वो सदस्य मांगता है। अब कितने सारे विषय हैं, पेगासस नहीं था। अच्छा, बिल्कुल। उसमें एक होता है कि रिसेंट अकरेंस, यानी तात्कालिक, यानी जो एकदम ताजा ताजा जो कोई घटना घटी है उसके ऊपर ही आप कर सकते हैं। अब जैसे पेट्रोल और डीजल की जो दर है, रेट है, वो तो डेली बढ़ रही है।
तो उसके ऊपर तो एडजर्नमेंट मोशन के अंदर चर्चा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो तो रोज का ही मसला हो चुका था एक बार। पेगासस जो आम आदमी की प्राइवेसी के ऊपर पूरी तरह से एक यानी पत्रकार हो, वकील हो, एनजीओज हैं, इनके खिलाफ एक तरह से आघात था। अब वो मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है, अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस नहीं है। किसानों का इशू तो रोज आंदोलन कर रहे हैं किसान, वो इशू मैटर ऑफ पब्लिक अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस नहीं है। तो उसके बावजूद अगर आप एडजर्नमेंट मोशन के तहत विपक्ष को चर्चा का मौका नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? और मुझे पीठासीन अधिकारियों के बारे में भी एक यानी बहुत आदर के साथ, सम्मान के साथ मैं कहना चाहूंगा कि वो इन चीजों में अधिकारी है। उनके पास इसका अधिकार है कि एडजर्नमेंट मोशन को एडमिट करना, नहीं करना और उस पर चर्चा को अलाउ करना, चर्चा को होने देना। लेकिन अब 70 साल की बहुत दुहाई देती है। 70 साल में इस तरह का व्यवहार सरकारी पक्ष से, सत्ता पक्ष से कभी होते हुए हमने तो नहीं देखा। एटलीस्ट मैंने जो 35-36 साल में पार्लियामेंट कवर कर रहा हूँ, यानी बोफोर्स के वक्त या राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, उनके पास तो 415 मेंबर्स का ह्यूज मैंडेट था, वो कुछ भी कर सकते थे। लेकिन बोफोर्स जैसे मामले पर भी सदन में एडजर्नमेंट मोशन और सारे नियमों के अंतर्गत बहुत सारी चर्चाएं हुई थी। विपक्ष एकदम आक्रामक था उस वक्त, लेकिन कभी सरकार ने ये नहीं कहा कि नहीं, हम चर्चा ही नहीं होने देंगे, हम एडजर्नमेंट मोशन को पेश ही नहीं होने देंगे। आपको याद होगा यूपीए सरकार में सोमनाथ चटर्जी पहले टर्म में जब वो लोकसभा के स्पीकर थे, रिकॉर्ड एडजर्नमेंट मोशन उन्होंने एडमिट करके चर्चाएं करी थी बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों पर। उस वक्त भी मनमोहन सिंह की सरकार तो माइनॉरिटी में थे, वो तो एक कमजोर सरकार थी, अलायंस की सरकार थी, फ्रेजाइल थी, लेकिन वो डरे नहीं। ये सरकार पूरा बहुमत होने के बाद एडजर्नमेंट मोशन को डरती क्यों है, ये हमको समझ में नहीं आता। यानी पत्रकार के नाते मुझे ये आश्चर्य होता है कि भाई ऐसा क्यों होता है। अच्छा, जो चर्चा है या उसकी परमिशन देना, करना ना करना, इसका फैसला जो चेयर पर होते हैं पीठासीन वही करते हैं या स्पीकर का रोल अदा करते हैं, या पीछे से इनको आदेश मिलता है कि कब आपको क्या करना है, नहीं करना है? ऐसा है कि पीछे से आदेश मिलता है, नहीं मिलता है, इसके ऊपर हम पत्रकार होने के नाते हम टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप रूल्स के हिसाब से देखेंगे तो ये अधिकार पूरी तरह से जो राज्यसभा के चेयरमैन है और लोकसभा के जो ऑनरेबल स्पीकर है उनका होता है। क्योंकि हाउस में कौन सी चीज को परमिशन देना, नहीं देना, इसके वो बारे में वो सर्वाधिकारी है, सारे अधिकार उनके पास है। अब उसमें सरकार की तरफ से उनको कुछ कहा जाता है या नहीं कहा जाता है, इसकी जानकारी हमें नहीं है। लेकिन पीठासीन अधिकारी जो होते हैं, ये उनका अधिकार है कि किस चर्चा को किस नियम के अंतर्गत परमिशन देना, ये उनका अधिकार है। तो आपने अपने कैरियर का फर्क भी बताया कि 35 सालों में जो आपने देखा है, पहले क्या हो रहा था और अब क्या हो रहा है, और कुछ फर्क है का जो कांग्रेस की हुकूमत में होता था या 7-8 सालों से बीजेपी की हुकूमत में है, इसके अलावा और क्या फर्क दिख रहा है पार्लियामेंट में? नहीं, देखिए ऐसा है ना कि हम यही, हमारा कहना इतना ही है कि पहले चर्चाएं होती थी इशू के ऊपर, गर्मा गर्मी होती थी, यानी एक दूसरे के ऊपर बहुत भयंकर कटाक्ष भी होते थे। ये सब कुछ देखा है हमने। लेकिन इस तरह की कड़वाहट हमने पहले कभी हमारे अनुभव में नहीं है। यानी इसलिए मैंने कहा ना कि चाहे राजीव गांधी के समय में हो या पीवी नरसिम्हा राव जी के समय में हो, बाद में अटल जी के वक्त में हो, अटल जी के वक्त में भी काफी टोका टोकी और हंगामा ये सब कुछ होता था। लेकिन अटल जी एक इस तरह से उनका एक व्यवहार रहता था। और बाकी आप, मैं वैचारिक मुद्दों में नहीं जा रहा हूं, लेकिन
इसमें ये है कि उनकी संसदीय प्रणाली पे अटल जी की एक असीम, एक उनका विश्वास था, एक श्रद्धा थी। तो मुझे याद है कि एक बार सोनिया जी ने कुछ बहुत ही तीखा भाषण किया था अटल जी के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, अटल जी नहीं, गवर्नमेंट के खिलाफ, अटल जी के गवर्नमेंट के खिलाफ। और ये गवर्नमेंट ऐसी है, ये गवर्नमेंट वैसी है, ये है वो है, पूरा उन्होंने जैसे एडजेक्टिव्स ढूंढ ढूंढ के निकाले। तो उसके जवाब में अटल जी जब खड़े हुए तो अटल जी ने सिर्फ इतना ही कहा कि भाई ये भाषण मैंने पढ़ा कि ये हमारी गवर्नमेंट करप्ट है, कम्युनल है, इनकॉम्पिटेंट है, वो अपने स्टाइल में बोलते थे अटल जी। और उसमें आगे उन्होंने हंसते हंसते जोड़ा, अरे ये देख के मुझे लगा है कि शायद डिक्शनरी साथ में रख के और वहां से ढूंढ ढूंढ के एक एक शब्द हमारे खिलाफ निकले हैं, और वो यहाँ लिखे हुए हैं, ऐसा मुझे लगता है। उसके बाद सदन में इतने लोग हंसे, अटल जी भी खुद हंसे, और फिर उन्होंने आगे चल के ये कहा कि देखिए, आप विपक्ष है, आपको हमारी आलोचना करने का पूरा अधिकार है और आपको सुनने का भी हमारा कर्तव्य है, लेकिन हमको इस तरह से एकदम आप ये कर रहे हो कि जलील कर रहे हो, तो ये बात कितनी जायज है। और उन्होंने ये कहा कि भाई देखिए, आप विपक्ष में है और आज हम सत्ता में है, लेकिन हम यहाँ आके हमने कब्जा नहीं किया है ना, लोगों ने हमको चुन के दिया है, लोगों ने हमको ये मेजॉरिटी दी है, बहुमत दिया है, इसलिए हम यहाँ आके बैठे हैं। लेकिन फिर भी अगर हम कुछ गलती करते हैं तो हमारी आलोचना करने का आपको पूरा अधिकार है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक राजनीतिक जो जो एक होती है चीज, कि संसद में भी आप बहुत ही अच्छी तरह से एक दूसरे पर कटाक्ष कर सकते हो, लेकिन एक मर्यादा का पालन करते हुए। अब यहाँ अगर चर्चा ही नहीं हो रही है तो फिर आप मुझे बताइए कि अगर जैसे जैसे कि अब हम पत्रकार, हमको वहां एंट्री नहीं है, तो अब हम करें क्या? हमने बिल्कुल। लेटर लिखा, लोकसभा के माननीय अध्यक्ष जी को लेटर लिखा, राज्यसभा के चेयरमैन साहब को लेटर लिखा कि भाई रिस्टोर करिए हमारी जो फैसिलिटीज है, प्री कोविड जो नॉर्मल फैसिलिटीज थी वो सब रिस्टोर करिए। कुछ उसका जवाब नहीं, ना उन्होंने उसके ऊपर कुछ एक्शन लिया। ये सारे फैसले लोकसभा स्पीकर के ऑफिस से लिए जाते हैं या राज्यसभा के चेयरमैन की तरफ से? ऐसा है कि पार्लियामेंट का जो एक जो प्रशासन और जो कुछ एक व्यवस्था उनकी जो है, वो मेनली लोकसभा के सेक्रेटेरिएट स्पीकर के की तरफ अंदर से? होती। हाँ, तो उसमें लोकसभा की स्पीकर की भूमिका जो है वो डिसाइसिव होती है, निर्णायक होती है। तो हमने दोनों को लिखा। अब राज्यसभा भी तो, वहां भी तो चेयरमैन साहब है, तो उनको भी लिखा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये नहीं करेंगे। और कुछ अपोजिशन के लीडर्स हैं, डेरेक ओब्रायन है या मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, इन सब लोगों ने उठाया ये मुद्दा अपोजिशन की मीटिंग में कि भाई आप मीडिया को क्यों नहीं अलाउ कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन ये कोई ठोस कारण है नहीं, ये कारण जो है वो कन्विंसिंग नहीं है। तो इसलिए अब हम सोचेंगे कि भाई इसके आगे अब हम क्या कर सकते हैं। तो कोई सर प्लानिंग, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आप हैं, सदर भी रहे हैं, जो दूसरे सहाफती इदारे उन सब के साथ कोई मनसूबा कि कैसे पार्लियामेंट के मजबूर किया जाए, उनसे रिक्वेस्ट की जाए कि भाई सहाफियों को परमिशन दी जाने की? देखिए, हमने कल एक स्टेटमेंट निकाला है, उसमें प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, IWPC, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, जी। फिर प्रेस एसोसिएशन, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, केरला प्रेस क्लब, कैमरामैन एसोसिएशन, इंडियन प्रेस एसोसिएशन, ये जो 6 7 8 जर्नलिस्टों की जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यस। उन सब के जो प्रमुख लोग हैं, उनकी एक मीटिंग भी हुई है। और उसमें ये तय हुआ है कि भाई हम एक सिंबॉलिक क्यों ना हो, लेकिन वी विल मार्च टू द पार्लियामेंट एंड वी विल, दो दे विल नॉट अलाउ, वो हमको अलाउ नहीं करेंगे, ये हमको भी पता है, लेकिन हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना जो प्रोटेस्ट है वो हम रजिस्टर करने जा रहे हैं।
कल कल 12 2 बजे दिसंबर को। हाँ, प्रेस क्लब से हम पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से हम अपना जो निवेदन है वो लोकसभा के स्पीकर महोदय और राज्यसभा के चेयरमैन साहब जो हैं, उनको सुपुर्द करेंगे। अगर उनको लगता है कि मीडिया को अलाउ करना चाहिए, अगर उनमें कुछ तब्दीली आ जाती है तो देखेंगे, क्योंकि पत्रकार और क्या कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल। सबके लिए कठिनाई है और हम कोई हिंसा या ये करने वाले लोग नहीं है। आज तक हमने जितने भी आंदोलन किए हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से की है। मुझे अब आपने विषय निकाला है ये, तो राजीव गांधी के वक्त में आपको याद होगा एक बिहार बिल करके, उसको बिहार बिल कहा जाता था, लेकिन वो प्रेस के ऊपर पाबंदी लगाने के बारे में एक बिल उन्होंने लाया था। उस वक्त हमने इसी शांतिपूर्ण तरीके से इंडिया गेट से विजय चौक तक मार्च निकाला था। रामनाथ गोयनका, कुलदीप नैयर जैसे बड़े बड़े लोग, पत्रकार, पत्रकार एडिटर, शायद। हाँ सारे, और उस वक्त मैं बहुत यंग था, लेकिन हम गए थे। हमने उसमें किसी पॉलिटिशियन को परमिशन नहीं दी थी, ताकि, लेकिन राम जेठमलानी और रामकृष्ण हेगड़े वहां आए थे हमारे मीटिंग में, तो हमने उनको कहा कि आप एज ए विजिटर आप अटेंड करिए, लेकिन दूर बैठिए, यू विल नॉट बी पार्ट ऑफ अस। ये पत्रकारों का है, ये लड़ाई हमारी है, वो हम लड़ेंगे। तो इस तरह से फिर हमने विजय चौक के एक कोने में फिर एक मीटिंग करी, वहां भाषण किए, गोयनका साहब का हुआ, कुलदीप नैयर साहब का, बाकी सारे लोग बोले। लेकिन उसी दोपहर को राजीव गांधी ने अचानक कैबिनेट मीटिंग इमरजेंसी बुला के वो बिल वापस लिया। तो एक बड़ी जीत है, एक तरह से एक बड़ी कामयाबी जी है प्रेस क्लब की, जर्नलिस्टों की। हो सकता जी। है अब भी सरकार सुने। असल टाइम काफी हो गया है, दो आखिरी सवाल करेंगे। अभी 12 सांसदों को राज्यसभा से सस्पेंड किया गया है विंटर सेशन के लिए। रीजन क्या है, कारण क्या है, क्यों उनको सस्पेंड किया गया ऐसा है कि ऑफिशियली अगर बात की जाए या जो ऑन रिकॉर्ड जो है? है, जी। वो चीज़ें ये है कि जो पिछले सेशन में जिस तरह से हाथापाई हुई या जो कुछ हुआ, हम्म। अब उसमें ऐसा है कि हम ये मानते हैं कि भाई वो वो जो माहौल होता है उसमें कुछ ना कुछ हो जाता है, लेकिन आप उनको पूरी सेशन के लिए सस्पेंड करना, ये मुझे लगता है कि ये हमने तो कभी अनुभव नहीं किया है। अब मैंने जो प्रसंग देखे हैं वो तो इससे भी भयंकर थे। यानी एक प्रसंग में एक जब हादसा हुआ था, हादसा ही कहना चाहिए, पीवी नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे, तो उसमें वो टीडीपी टीडीपी को तोड़ के उन्होंने कुछ लोगों को अपने तरफ लिया था और अपना हम्म। बहुमत बना लिया था। तो वो टीडीपी के दो गुट में जो वहां झगड़ा चलता था, तो उसमें क्या हुआ, कुछ लोग हाउस हाथापाई हो गई। हाथापाई, एक एक का तो किसी ने गला दबाया था और वो वेल में वो सदस्य बेहोश हो गए। अच्छा, उन्होंने नाटक किया, क्या किया पता नहीं, लेकिन वो बेहोश हो गए और स्ट्रेचर मंगवाना पड़ा और उनको स्ट्रेचर से बाहर लेके जाना पड़ा। लेकिन किसी को सस्पेंड करो, ये करो, ऐसी कोई एक्शन नहीं हुई। या आपको आपको तो लेटेस्ट मैं बताता हूँ कि मनमोहन सिंह जी की सरकार में जब हम्म। आंध्र का दो टुकड़े किए गए थे, आंध्र और तेलंगाना, वो बिल के तेलंगाना। वक्त क्या हुआ, वो जो एक मेंबर थे, उन्होंने तो उनको रोका गया, हाथापाई हुई, उन्होंने वो चुपके से अपने जेब में पेपर स्प्रे लेके आए थे, वो जो पेपर स्प्रे होता है ना, वो जी। उन्होंने पूरे हाउस में स्प्रे किया और सब लोगों को उससे भयानक परेशानी हुई। यानी ऊपर हम प्रेस गैलरी में थे, तो मेरी सीट पहले ही लाइन में है, तो उसका सीधा वो जो था वो उन्होंने ऊपर भी ऐसे मारा और हम लोगों को तो सांस लेना मुश्किल हो गया था। लेकिन फिर भी ऐसी कोई एक्शन नहीं हुई। एक बार, यानी ये राजीव गांधी के समय की बात है कि एक तेलुगु देशम के एक ऐसे पहलवान मेंबर थे, उन्होंने तो हंगामा करते करते वो सेक्रेटरी जनरल के सामने जो टेबल होता है उसके ऊपर बहुत बड़ी भारी शीशा होता है, आपने देखा होगा, वो शीशा उठाया और पटक दिया और पूरा वो टूट गया, उसके चूर चूर टुकड़े टुकड़े सब जगह
बिखर रहे हैं, ये वो, ये कितने कितने ऐसे प्रसंग हमने देखे हैं। लेकिन किसी को ऐसे इस तरह से सस्पेंड कर, अच्छा मुझे आश्चर्य होता है, वो विनय विश्वम, वो इतने यानी ही इज सो हम्बल एंड, जिसको कहते हैं कि वो बहुत नियमों के अनुसार वो अपना भाषण वगैरह देने वाले सदस्य हैं, उनको उनका नाम देख के भी मैं हैरान हूँ। और ये जो प्रसंग जो लोग कहते हैं, और ये सरकार के भी जो मंत्री है जिस तरह से इसको वर्णन कर रहे हैं, उन्होंने गला दाबा, उन्होंने ये किया वो किया, अरे जो हुआ सो हुआ, फिर आप उनको जलील क्यों कर रहे हो? आपने उनको सस्पेंड कर दिया है ना, और आप क्या कह रहे हो, अगर माफी नहीं मांगेंगे तो हम उनको सस्पेंड ही रखेंगे। रखो, आप क्या कर सकते हो, सिर्फ एक एक सेशन के लिए ही आप सेशन। सस्पेंड। ऐसा है कि जब कन्फ्रंटेशन आप इस तरह से चरम सीमा पे लेके जाओगे, तो वहां से रिटेलिएशन भी उसी तरह से होगा। वो लोग कहेंगे कि क्या आप कर सकते हो, एक सेशन के लिए हमको सस्पेंड करेंगे ना, अगले सेशन में तो आप नहीं कर सकते ना। तो तो ये तरीका नहीं है पार्लियामेंट चलाने का, ये बिल्कुल तरीका नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि विपक्ष को जो जिस तरह से एकोमोडेट करने की आवश्यकता होती है, देखिए विपक्ष विपक्ष क्यों विपक्ष है, क्योंकि वो सत्ता में नहीं है, और वो सत्ता पार्टी को, सत्ता पक्ष को, सरकार को सवाल क्यों करता है, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन है। ये सिंपल रोल जो है, जो डेमोक्रेसी में जो रोल डिफाइन हुए हैं कि सरकार के पास इंफॉर्मेशन है, सरकार निर्णय करने की स्थिति में है, इसलिए विपक्ष कहेगा कि भाई आपने ये क्यों नहीं किया, ये अधिकार विपक्ष को नहीं है। सरकार को इतनी ताकत, इतना बल इस वजह से भी क्या मिल रहा है कि विपक्ष आपस में एकजुट नहीं है, विपक्ष अलग अलग भागों में बटा हुआ है। और इस सेशन में तो कुछ ज्यादा ही, जिस तरह सड़कों पर विपक्ष में दरार है, वैसा ही इख्तलाफ संसद में भी दिख रहा है। ऐसा है कि देखिए, विपक्ष में यूनिटी यानी फ्लोर कोऑर्डिनेशन उनमें है, ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों के इश्यूज कोई अलग नहीं है। किसान कानून हो या पेगासस हो या बाकी सारी इश्यूज है, इश्यूज के ऊपर एक है, हर एक की टैक्टिक्स अलग है। तृणमूल कांग्रेस या टीएमसी या उनके साथ कोई जो पार्टियां है, उनको लगता है कि हमको वो कांग्रेस और उनके साथ जो लोग पार्टियां हैं उनके साथ नहीं जाना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, लेकिन बाहर जब कुछ हमारे संसद के बाहर जब कुछ ये होता है, कोई डेमोन्स्ट्रेशन होता है, सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो वैसे दो टैक्टिक्स थोड़े से अलग अलग करेंगे, क्योंकि वो अपनी अपनी आइडेंटिटी को एसेट करना चाहेंगे, चाहे वो टीएमसी हो या कोई और हो। तो इसीलिए ये ठीक है कि यूनिटी और अच्छी तरह से हो, ताकि इस समस्या के लिए विपक्ष और एकजुट होके और मजबूती से इसका सामना कर सके। ये आपकी बात सही है, दुरुस्त है। बहुत शुक्रिया। तो हम बातचीत कर रहे थे पार्लियामेंट पर, वहां होने वाले कार्रवाई पर, तरीक़ेकार पर कि पार्लियामेंट में किस तरह कामकाज होता है, और खासतौर पर सहाफियों का वहां क्या रोल होता है, सहाफियों को किस तरह परमिशन दी जाती है, नहीं दी जाती है, और अब क्यों हुकूमत ने सहाफियों के एक्सेस पर वहां रोक लगा दी है। सिर्फ लिमिटेड एजेंसियों को वहां परमिशन दी गई है, जो सरकारी मीडिया हाउसेज है, उसके अलावा जो प्राइवेट मीडिया हाउसेज है उन सब के एक्सेस पर रोक दिया गया है, उन्हें लिमिट कर दिया गया है। बहाना कोरोना का दिया जा रहा है, लेकिन कोरोना से रिलेटेड तो सारी चीजें खुल गई है। तो सारी चीजों पर तफसील से बातचीत हुई मुझे भी, और उम्मीद है कि हमारे तमाम व्यूअर्स नाज़रीन को बहुत कुछ इस इंटरव्यू से सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया आनंद बगैतकर साहब, आपने अपना कीमती समय दिया और उस पूरे मुद्दे पर तफसील से बातचीत की, और पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है हमें आपने तफसील से बताया। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू सर। हम लेकर आ रहे हैं डिबेट का नया प्रोग्राम देश के साथ, जहां होगी हर अहम मुद्दे पर बात। कोई हंगामा नहीं, शोर शराबा नहीं, टीवी चैनलों की तरह लड़ाई झगड़ा नहीं, और ना हाथापाई। देश के साथ में हम बात करेंगे मुल्क के बुनियादी इश्यूज पर,
इंसानी हुकूक पर, आलम इस्लाम के मसाइल पर, अक़लियतों, दलितों और आदिवासियों के साथ होने वाले जुल्म पर और उन तमाम इशूज़ पर जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं दी जाती है। पैनलिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे हिंदुस्तान और दूसरे मुल्कों के तज्ज़िया निगार, दानिशवरान, जर्नलिस्ट, कलमकार, वकला, उलमा, समाजी कारकुरान, सियासतदान और मुख्तलिफ उमूर के माहिरीन। संजीदा गुफ्तगू, बावकार अंदाज, पुरसुकून माहौल और सिर्फ मुद्दे पर बात मिल्लत टाइम्स के प्रोग्राम की होगी यही ख़ास पहचान। मिल्लत टाइम्स के यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और दूसरे प्लेटफॉर्म पर देखिए एक साथ लाइव, सोमवार से जुमा तक रात 8 बजे मेरे साथ यानी शम्स तबरेज़ कासमी के साथ। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com